हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से 2024 एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, या कोई भी स्टेट हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, कहीं से भी, एम्स हो गया, तो एनसीईआरटी बुक फॉलो की जाती है। तो हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। ये वीडियो नंबर 3rd नंबर वीडियो है 2024 सेशन के लिए। इसके पहले लेकिन आपको जितनी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में मैं बता दूंगा अभी लास्ट में, उतनी सभी वीडियो आपको रिवाइज करनी है। समथिंग में 600-700 वीडियो हैं जो कि प्रीवियस वीडियो 2020, 21, 22 की, वो सभी वीडियो रिवाइज करनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं मैं पहले वो कवर कर दे रहा हूं, और जो प्रीवियस वीडियो हैं वो आप जरूर देखें ताकि वो क्वेश्चन और आपकी थ्योरी कंप्लीट होती रहे। तो देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मैंने शुरू किया है। इसके पहले 2 चैप्टर प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, वो एकदम सटीक और एकदम अच्छे हैं। तो चलिए, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग कवर कर चुके हैं, और हम लोग देखिए ये सब पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी काफ़ी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग को गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। अब गैमेटोजेनेसिस एकदम देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो हम लोग कवर करेंगे गैमेटोजेनेसिस। ये देखिए गैमेटोजेनेसिस। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है ना कि गैमेटोजेनेसिस किस में होता है। गैमेटोजेनेसिस मेल्स में गैमेटोजेनेसिस होता है कि नहीं, या फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होती है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन एक तो यही बन जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल में दोनों में होती है। ये डिपेंड करता है कि मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होती है उसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, SPER, पर MATO, स्पर्मेटो, GENESIS, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल्स की बात किया जाए तो फीमेल्स में oogenesis चलती है, O रहता है, GENESIS। कहीं पर भी अगर बायोलॉजी में आपको जेनेसिस शब्द दिख जाए ना, जेनेसिस, GENESIS, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होता है। फार्मेशन मीन्स पैदा होना, मतलब फार्मेशन। जेनेसिस मीन्स फार्मेशन, और गैमीट मीन्स गैमीट का फार्मेशन। देखिए मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस, ये देखिए स्पर्म का जेनेसिस होना, और यहाँ पे oogoनियम मतलब ओवा का फार्मेशन, और यहाँ पे स्पर्म का फार्मेशन होता है। तो ये गैमेटोजेनेसिस में हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि ये गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है और कहाँ पे होता है गैमेटोजेनेसिस। पूरी हम लोग इस वीडियो में पूरी एकदम अच्छे से देख लेंगे कि स्पर्म कैसे बनता है, और oogoनियम मतलब जो ओवम होता है वो कैसे बनता है। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं। थोड़ा फिगर समझ लेंगे, कुछ डायग्राम देख लेंगे, तो अच्छे से ये सभी लाइन जो आपको दिख रही हैं ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए पहले डायग्राम देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम समझ जाएंगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये देखिए, ये सभी लेक्चर हो चुके हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर अगर देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे समझ में आएंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सीरियल वाइज पूरी वीडियो रिवाइज करें। और प्रीवियस वीडियो अगर रिवाइज किए हैं तो ये समझिए कि एकदम आपका कोई टक्कर में है ही नहीं। और देखिए, ये जैसे जिस हिसाब से समझाया जा रहा है ना, आपको पढ़ाया जा रहा है कि ऐसे होना चाहिए कि आप खुद किसी को पढ़ा सकें। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए, पहले इसके जो 2 वीडियो बनी हुई है उसमें मैंने स्क्रोटम बता दिया है कि स्क्रोटम क्या होता है, और सब चीज़ें, टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें बता दिया हूँ। तो देखिए, अब ये मैं बताने जा रहा हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो स्पर्म बनता है, मेल्स में जो स्पर्म बनते हैं, ये कहाँ पे बनती है। तो ये पूरी प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर आप देखिए, एकदम समझ में आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स प्रॉपर बने होने चाहिए। नोट्स नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नोट्स ज़रूर बनाएं। अब ये देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, हर एक पॉइंट को समझ लीजिए, ताकि जब एनसीईआरटी में अभी लाइन रीड कराऊंगा तो समझ में चीज़ें आएँ। अब देखिए, स्क्रोटम होता है, एक स्क्रोटम होता है। स्क्रोटम क्या होता है, ये स्किन की पाउच होती है। स्किन की पाउच एक थैली होती है। अब इस थैली में देखिए, ये मैंने स्क्रोटम बना दिया, ये स्क्रोटम हो गया। अब स्क्रोटम के अंदर देखिए मैंने क्या बना दिया, टेस्टिस बना दिया। ये देखिए, इसको टेस्टिस नाम दे दिया। फिर उसके बाद टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। ये देखिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल मैंने बना दिया है ऐसे। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो होता है, ये देखिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं।
अब टेस्टिकुलर के अंदर देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी होता है, ब्लड वेसल्स भी होती है और इंटरस्टिशियल सेल्स भी होती हैं और इम्यूनोलॉजिकल सेल्स भी होती हैं। फिर देखिए इंटरस्टिशियल सेल्स को लीडिंग सेल्स बोलते हैं। लीडिंग सेल्स, अब ये देखिए लीडिंग सेल्स होते हैं, अब ये समझ जाएंगे। इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर लीडिंग सेल्स भी होती हैं। फेरस ट्यूब्यूल्स जिसको ऐसे ब्लैक से बनाया है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सेल्स होती हैं। एक सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनिया और एक सेल होती है देखिए सर्टोली सेल्स। अब यहीं पे देखिए स्पर्मेटोगोनिया ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ये जान लीजिए स्पर्म यहीं बनते हैं। अब कैसे स्पर्म बनते हैं देखिए मैं बता रहा हूँ ना। अब देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया रहती है। स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल बोलते हैं। मेल जर्म सेल जो होती है वो 2n होती है। 2n को क्या कहते हैं, डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम नंबर 46 उसमें होंगे, 46 क्रोमोसोम नंबर होंगे तो डिप्लॉयड बोलते हैं। अगर हैप्लॉयड बोला जाता है कि हैप्लॉयड क्या होता है, तो हैप्लॉयड का मतलब होता है डिप्लॉयड का आधा हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। लेकिन मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉयड होती है कि डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड होती है। अब ये देखिए फिर उसके बाद यही मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया से ना स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्म कैसे बन जाते हैं, यहाँ पे मियोसिस होती है। मियोसिस या फिर मियोटिक या फिर रिडक्शन डिवीजन, ये तीनों लिख लीजिए। तीनों का मीन्स मतलब एक ही है। रिडक्शन डिवीजन पूछे, रिडक्शन डिवीजन बोले क्वेश्चन में, या फिर मियोटिक डिवीजन बोले या फिर मियोसिस डिवीजन बोले, ये तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे देखिए स्पर्म बन जाता है। स्पर्म हैप्लॉयड होता है। मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं जो कि हैप्लॉयड होता है। तो ये पूरी प्रोसेस समझ गए ना ये कैसे हो रहा है। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस मैं बता रहा हूँ ना, स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे ही नहीं शुरू हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये जो पूरी शुरू होती है ये प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी गेन हो जाती है तब, ये मतलब जब ये 16 साल के ऊपर हो जाते हैं या फिर 14 साल के ऊपर, तो 12 साल के 18 साल के बीच में प्यूबर्टी आ ही जाती है। तो प्यूबर्टी के समय ये स्टार्ट होती है ये क्रिया। अब ये प्यूबर्टी जो होती है, क्यों कैसे प्यूबर्टी में क्यों स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी में क्यों स्टार्ट होती है भाई, प्यूबर्टी में कहते नहीं जवानी आ गई है किसी की, तो जवानी तभी आती है, प्यूबर्टी तभी आती है जब हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, हार्मोन ही हर चीज़ ग्रोथमेंट कराते हैं। तो अब ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। चलिए कुछ चीज़ें और क्लियर करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार रिवाइज करके देखिए, मतलब थोड़ा पीछे करके जाइए। अब देखिए यहाँ पे मैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पे थी, ये देखिए आपके टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। टेस्टिकुलर लेब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स भी हैं। और ये लीडिंग सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल क्या सीक्रेट करती हैं, मेल सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीडिंग सेल कहाँ होती है, तो ये होती है टेस्टिकुलर लेब्यूल में। और ये लीडिंग सेल्स क्या सीक्रेट करती है, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन सीक्रेट करती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होती है। अब ये देखिए इसी को लीडिंग सेल्स को सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं भाई। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सर्टोली सेल्स, अभी यहीं पे देख लीजिए सर्टोली सेल्स यहाँ मिल जाएंगी। ये देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो सेल्स मैंने बताया था कि एक स्पर्मेटोगोनिया एक सर्टोली सेल्स। अब सर्टोली सेल्स यहीं पे क्यों होती है भाई, सर्टोली सेल्स का काम क्या है, सर्टोली सेल्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, स्पर्म। देखिए ये स्पर्म यहाँ पे बन जाता है, स्पर्म यहीं पे बन जाएगा। अब स्पर्म बन तो गया, उसको भोजन चाहिए ना, फ्रक्टोज वो लेती है, फ्रक्टोज कैल्शियम उसको मिलना चाहिए। तो वो मतलब वो भोजन नरिशमेंट कहाँ उसको मिलेगा, भोजन मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, वो यही सर्टोली सेल्स ही तो प्रोवाइड करती है। यहीं पे बनेगा स्पर्म और यहीं से डायरेक्ट यहीं से सर्टोली सेल्स उसको नरिश प्रोवाइड कर देगी, नरिशमेंट। ये स्पर्म आके यहाँ से अटैच हो जाएगा सर्टोली सेल से। तो ये देखिए सर्टोली सेल्स के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। सर्टोली सेल्स आल्सो नोन एज, सर्टोली सेल को क्या कौन से नाम से और पुकारते हैं, सर्टोली सेल को सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं, SUPPORTING सर्टोली सेल्स, या फिर नर्स सेल बोलते हैं, NURSECELLS नर्स सेल भी बोलते हैं। और इसी सर्टोली सेल को एक नाम से और जानते हैं, सब टेंटिकुलर सेल बोलते हैं, SUBTENTACULAR टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं।
अब ये देखिए सर्टोली सेल्स क्या करती है, ये सेल दीज सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म, जो स्पर्म डेवलप हो रहे होते हैं उनको नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब पढ़ेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे। अब देखिए कुछ हार्मोन के मैंने बता दे रहा हूँ, तो हार्मोन के बारे में पढ़ लीजिए। ये सभी हार्मोन के कुछ फंक्शन होते हैं तभी ये क्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेशन, ये सब हार्मोन की वजह से होती है। तो ये देखिए जब प्यूबर्टी गेन होती है ना मेल्स में, जब बच्चों में जब प्यूबर्टी आती है, जब बच्चे एडल्ट होते हैं, तो जब प्यूबर्टी आती है तो उनके हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, जो मस्तिष्क होता है उसमें हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, ये देखिए GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन रिलीज होता है, फिर ये हेल्प करता है जाके हाइपोथैलेमस के दो रीजन होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये GnRH हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, ग्लैंड है तो ये भी हार्मोन सिक्रेट करेगा। अब यहाँ से तो काफ़ी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, बहुत सारे हार्मोन, लेकिन ये दो हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसको बोलते हैं, अब ये दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं और ये दोनों हार्मोन जिम्मेदार होते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में। अब देखिए ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस पे काम करेगा, ये आके लीडिंग सेल पे काम करेगा। अब लीडिंग सेल जो मैंने बताया था ना, ये देखिए लीडिंग सेल यहाँ बताया नहीं था कि लीडिंग सेल सिक्रेट करती हैं हार्मोन कौन सा, एंड्रोजन। तो ऐसे तो लीडिंग सेल तुरंत सिक्रेट नहीं कर देंगे, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करना पड़ेगा ना जब प्यूबर्टी गेन होगी। तो ये देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये वर्क करेगा लीडिंग सेल पे, लीडिंग सेल फिर सिक्रेट करती है एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन फिर कुछ करेगा, एंड्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के बनने को, स्पर्म के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। फिर यहाँ देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस फिर FSH क्या करता है, ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेंगे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे। ये देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये वर्क करता है सर्टोली सेल पे, ये लीडिंग सेल पे काम कर रहा था, ये सर्टोली सेल पे काम करता है। FSH सर्टोली सेल, यहाँ देखिए ESR है ना FSH में, तो ऐसे याद करिए FSH किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल क्या सिक्रेट करती है, ये एक एंटी बॉन्डिंग प्रोटीन सिक्रेट करती है, मतलब एक फैक्टर मान लीजिए, एक फैक्टर सिक्रेट करेगी। कौन सिक्रेट करेगा, ये सिक्रेट करेगी सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल एक फैक्टर सिक्रेट करती है, एंटी बाइंडिंग प्रोटीन ऐसे बोल सकते हैं, तो फिर ये सिक्रेट करती है। अब ये फैक्टर हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मिएशन क्या होता है, अभी आगे हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ 2 पॉइंट आप देख लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो एंड्रोजन। एंड्रोजन कहाँ से सिक्रेट होता है, लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल्स से कौन सिक्रेट करवाता है, कौन सा हार्मोन होता है, ये होता है LH हार्मोन। फिर ये देखिए स्पर्मियोजेनेसिस कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदार होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ वर्क करता है, सर्टोली सेल्स पे। तो ये सब क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछे गए हैं। चलिए एक फिगर और दिखाते हैं तो कुछ चीज़ें और आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, फिर NCERT को रीड करेंगे। चलिए ये भी आप फिगर देख लीजिए, ये फिगर देखते हैं तो काफ़ी चीज़ें और आपको समझ में आ जाएंगी। ये गैमेटोजेनेसिस दिया गया है, गैमेटोजेनेसिस देखिए, गैमेटोजेनेसिस ये हो रहा है, ये गैमेटोजेनेसिस ये मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और ये फीमेल्स में होती है गैमेटोजेनेसिस, oogenesis जिसको बोलते हैं। तो ये देखिए ये फिगर समझिए, ये फिगर देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ, ये देखिए पहले स्पर्म के फॉर्मेशन को बता दे रहा हूँ, तो ये इसको आप समझिए एकदम अच्छे से, हर एक पॉइंट को समझिए। तो देखिए ये प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी जब गेन हो जाती है एडल्ट में, मेल्स में जब प्यूबर्टी आ जाती है, तो ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया के भी पहले कुछ रहा होगा ना, ये जर्मिनल इपिथेलियम रहते हैं। जर्मिनल इपिथेलियम जो डिप्लॉयड होता है, मैंने बताया था जर्म सेल बोल सकते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया, देखिए स्पर्मेटोगोनिया ये मैंने बताया नहीं था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ये सब क्रिया हो रही है, ये सब क्रियाकलाप कहाँ चल रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया हो गया। अब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, मैं कभी भी बता दे रहा हूँ, माइटोसिस MITOSIS माइटोसिस बोले या फिर माइटोटिक बोले, MITOTIC माइटोटिक बोले, दोनों एक है।
और फिर एक मियोसिस मैंने बताया था MEIOSIS, मियोसिस या फिर मियोटिक बताया था। ये मियोसिस जो होता है और ये जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस क्या करता है, फोटोकॉपी कर देता है, और ये मियोसिस क्या करता है, हाफ कर देता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, आधा कर देता है। लिख लीजिए, ये मियोसिस क्या करता है, मियोसिस या फिर मियोटिक या फिर रिडक्शन डिवीजन, तीनों ये क्या कर देता है, क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है, और ये सिर्फ फोटोकॉपी करता है, जैसा रहेगा सेम वैसे ही रहेगा। तो ये देखिए माइटोसिस, स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो रहा है, माइटोसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, टूयन होती है, काफी बार पूछा जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है। अब इसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन सिर्फ हो रहा है, तो ये कॉपी ही करेगा, कुछ चेंज नहीं करेगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, तो 2n होती है। मतलब यहाँ पे भी कितना 46 क्रोमोसोम नंबर अगर था, 46 ही क्रोमोसोम नंबर होता है, तो यहाँ पर भी 46 नंबर क्रोमोसोम होगा, क्योंकि ये भी डिप्लॉइड है। लेकिन यहाँ पे देखिए मियोटिक हो गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया। अगर मियोटिक हो गया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये था, ये देखिए। अब यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाएगा, ये देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। अब 1 से 2 बनेगा, हाफ हो गया ना, अगर इसको कट कर देंगे तो आधा आधा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गई। अब क्वेश्चन पूछता है, ये 4 ऑप्शन देगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देगा, स्पर्मेटोगोनिया देगा, और एक स्पर्म दे देता है। 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कौन सा इसमें डिप्लॉइड है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ये देखिए पूछता है कौन हैप्लॉइड होगा, तो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है, क्योंकि यहाँ पे मियोटिक हो गया ना। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। n क्रोमोसोम नंबर होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन, एक मियोटिक डिवीजन यहाँ हुआ, एक मियोटिक डिवीजन यहाँ हुआ। फिर जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चेंज हो जाती है स्पर्मेटिड में, देखिए यहाँ पर आधा, यहाँ पर आधा, तो यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं। अब स्पर्मेटिड के बाद डिफ्रेंशिएशन होता है, स्पर्मेटिड भी डिफ्रेंशिएट कर जाती है, किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ क्या होती है, स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म बोला जाता है। तो ये स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो गया। इसी चेंज होने की क्रिया को कुछ नाम भी दिया जाता है, स्पर्मेशन बोलते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, तो स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अभी आगे हम लोग देख लेंगे। उसी अनुसार देखिए oogenesis भी दिया गया है कि oogenesis कैसे होता है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे oogonia है, oogonia में माइटोसिस हो रहा है, ए बी डिप्लॉइड, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, ये हैप्लॉइड हो गया, फिर ये भी यहाँ से फिर ओवम हो गया, एक सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी बेकार हो जाती है, कहते नहीं सूख के छुहारा हो गया, तो ये तो बेकार हो जाती है पोलर बॉडी। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग अब एनसीईआरटी रीड करते हैं। कोई भी पॉइंट अब समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एनसीईआरटी की। तो आते हैं यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब यहाँ हर एक पॉइंट को आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। जो प्रॉब्लम होगी मैं तो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ आपको, कोई चीज़ ऐसा है ही नहीं कि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। गैमेटोजेनेसिस से कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, हजारों क्वेश्चन लगाइए, सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी लाइक नहीं किए हैं। काफ़ी लोग ऐसे आ रहे हैं कि आ रहे हैं बस चले जा रहे हैं, लग रहा है कि प्रसाद बट रहा है, तो प्रसाद नहीं बट रहा है इस चैनल पे। इस चैनल पे तैयारी कराई जा रही है, अच्छे से तैयारी करिए। वीडियो को कमेंट में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब बच्चे इसमें जुड़ेंगे तभी तैयारी आगे बढ़ेगी। और 2000 से कम अगर व्यूज आते हैं, जब 2000 से कम आएंगे तो वीडियो नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो शेयर करेंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इतना तो करना पड़ेगा। फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी इस चैनल पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, और जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, सब इस चैनल पे मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियो रिवाइज करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, और न्यू वीडियो तो बनेगी इन सब की। तो आपको इतना करना पड़ेगा। आपको 3 चीज़ करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है। 3 चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, जितना ही मेहनत कराई जाएगी, जितने स्टूडेंट आएंगे जितने व्यूज चलेगा, जितने स्टूडेंट ज़्यादा देखेंगे वही तो फ़ायदा होगा, क्योंकि आपसे थोड़ी पैसा लिया जा रहा है। तो चलिए
आगे चलते हैं, गैमेटोजेनेसिस पे बात करते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है? दी प्राइमरी सेक्स आर्गन। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्स आर्गन मेल में कौन होता है, तो प्राइमरी सेक्स आर्गन दी टेस्टिस इन द मेल। मेल में प्राइमरी सेक्स आर्गन टेस्टिस होता है और फीमेल में प्राइमरी सेक्स आर्गन ओवरीज होता है। ये देखिए, एंड ओवरीज इन द फीमेल। मेल में टेस्टिस और ओवरी, फीमेल्स में ओवरी। तो ये हो गया। प्रोवाइड गैमीट। अब ये दोनों गैमीट से प्रोवाइड करते हैं ना। टेस्टिस से क्या मिलता है? गैमीट ही मिलते हैं। कौन सा? स्पर्म मिलता है। और ओवरीज के क्या मिलते हैं? ओवम मिलता है। तो दोनों गैमीट होते हैं। ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। नेक्स्ट, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस पूरी चलती हैं ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस आती है। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है, और oogenesis से ओवम बनता है। ये सब मैंने बता ही दिया है फिगर में, अच्छे से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट में देखिए, इन टेस्टिस में द इमेच्योर मेल जर्म सेल। इमेच्योर मतलब वो मेच्योर अभी नहीं हुआ। मेच्योर के इसको कहते हैं ना, मेच्योरिटी आ गई इस लड़के में, तो वो मैच्योर नहीं हुआ, इमेच्योर है, अभी मैच्योर हुआ नहीं। तो टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल होती है, उसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और यही प्रोड्यूस करती है स्पर्म, जो मैंने अभी बताया था फिगर में। और इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ये लिख लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के आगे लिख लीजिए स्पर्मेटोगोनिया टू प्रोड्यूस स्पर्म, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। और ये कब शुरुआत होती है? प्यूबर्टी के समय शुरुआत होती है। अब ये देखिए, स्पर्मेटोगोनियम एक सिंगल शब्द है, ये कह रहा है सिंगुलर शब्द है। प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये देखिए, कह रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, मैंने बता ही दिया। और ये मल्टीप्लाई करती है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही मल्टीप्लाई कर जाएगी। माइटोटिक डिवीजन पहले करता है, फिर उसके बाद इंक्रीज अपना नंबर बढ़ा लेता है। माइटोटिक डिवीजन से सिर्फ नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं बस, फिर नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड नहीं होते हैं। एंड कंटेंस और 46 क्रोमोसोम होता है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, कुछ स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तभी तो मैं बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होती है, 2n ही होती है। पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चलती है। ये देखिए, मियोसिस आ गया, मियोटिक डिवीजन चलती है। फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है, या आप मियोटिक डिवीजन बोलिए या फिर रिडक्शन डिवीजन बोलिए, मैंने बता ही दिया है। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैंने बता ही दिया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, रिडक्शन डिवीजन से, या फिर मियोटिक डिवीजन से। और सेकेंडरी, पहली बार सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बोला गया कि हैप्लॉइड सेल होती है, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर संख्या 23 होती है। बार बार पूछा जाता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉयड? तो हैप्लॉइड होती है, एकदम रट के रखिए, और बार बार क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए, दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड, तो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड देखिए कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। अब ये स्पर्मेटिड चेंज होता है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड? स्पर्मेटिड में कह रहा है क्रोमोसोम नंबर चारों में 23 ही होंगे। फिर उसके बाद दी स्पर्मेटिड। अब इधर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनता भी है क्वेश्चन कि स्पर्मेटिड आर ट्रांसफार्म। स्पर्मेटिड चेंज हो जाता है, ट्रांसफार्म हो जाता है इनटू किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ किसको बोलते हैं? स्पर्म में। तो स्पर्मेटिड चेंज होता है स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए, SPERMIO है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? जब ये स्पर्मेटिड देखिए कहाँ है स्पर्मेटिड, ये आपका स्पर्मेटिड देखिए, जब स्पर्मेटिड चेंज हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में, इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और मैंने बताया था कि स्पर्मियोजेनेसिस कराने के लिए
एक हार्मोन मैंने बताया था कि कौन सा हार्मोन जिम्मेदार था, तो स्पर्मियोजेनेसिस कराने के लिए मैंने बताया था FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही जिम्मेदार होता था, जो सर्टोली सेल पे वर्क करता था। मैंने बताया था ना, उसको आप ध्यान दीजिए और समझिए, तो हार्मोन ही काम करता है। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। ये देखिए स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आफ्टर मीन्स बाद में, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड मतलब धस जाते हैं इन द सर्टोली सेल्स। ये देखिए ना, यहाँ सर्टोली सेल्स अभी बता रहा हूँ। एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये बनाया गया है ना आपको, ये अंदर मान लीजिए ये क्या, ये पूरा क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये कहानियाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को काट के दिखाया गया है। तो यहाँ से देखिए, ये मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर मैंने बताया था क्या होगा, सर्टोली सेल्स होगी और स्पर्मेटोगोनिया होगा। स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस हो गया, माइटोसिस मियोटिक होके स्पर्म बन गया। अब स्पर्म तो बन गया, लेकिन इसको मूवमेंट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए नरिश चाहिए, मतलब नरिशमेंट चाहिए, फूड चाहिए। तो ये क्या करता है, ये देखिए सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल से आके ये लग जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, मतलब इसमें अटैच हो जाएगा, तो इससे भोजन लेने लगेगा। अब सर्टोली सेल्स में तो हो गया, जब भोजन मिल जाता है तो इसको बाहर भी पाथ में जाना पड़ता है ना, वो बताया नहीं था पूरा एपिडाइमिस फिर वास डिफरेंस से जाके इजिकुलेट होता है। तो फिर अब सर्टोली सेल से इसको निकलना भी पड़ेगा। तो सर्टोली सेल्स यही चीज़ें तो बता रही है, यही देखिए यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था ना, देखिए स्पर्मेटोगोनिया फिर डिवाइड होकर स्पर्म बनाते हैं, ये सब चीज़ें मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो गया, मतलब स्पर्म बन चुका है। तो आफ्टर स्पर्म के बनने के बाद स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स में आ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आते हैं। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो ये अब एकदम मज़ा आ गया, 3 4 10 क्वेश्चन यहाँ से 10-20 क्वेश्चन हो गए। तो ये आप स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस 3 शब्द एकदम रट लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस पता चल गया ना। स्पर्मियोजेनेसिस कब होता है, जब स्पर्मेटिड चेंज होता है स्पर्मेटोजोआ में, तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और फिर जब ये फाइनली किससे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आता है, तो उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो ये तीन प्रोसेस आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब ये देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी मैंने बताया था कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है, प्यूबर्टी में शुरू होती है। प्यूबर्टी कब शुरू होती है, 12 से 18 साल से प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी एज। फिर उसके बाद यहाँ हाइपोथैलेमस, जो मैंने ब्रेन से बताया था कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH सिक्रेट होता है। अब ये GnRH, दिस फ्यू आर रिकॉल द हाइपोथैलेमिक हार्मोन इसको बोलते हैं। अब ये दी इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लेवल क्या करता है, एक्ट काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। मैंने बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से काफ़ी हार्मोन सिक्रेट करते हैं, लेकिन ये GnRH एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन। 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उसको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कौन होते हैं, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। फिर LH हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये किस पे काम करेगा, मैंने बताया था शुरू में ही कि ये लीडिंग सेल पे काम करता है। LH एक्ट लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट होता है। अब ये एंड्रोजन क्या कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराती है। फिर ये देखिए, फिर ये क्या करता है, एंड्रोजन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। वही तो मैं बता रहा हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये
एक्ट किस पे करेगा, सर्टोली सेल्स पे, एंड स्टिमुलेट कराता है। अब ये किसको स्टिमुलेट कराएगा, FSH, मैंने बताया था ना कि एंटी बॉन्डिंग प्रोटीन, फिर ये हेल्प कराता है स्पर्मियोजेनेसिस में। तो ये देखिए सिक्रेट करेगा, सिक्रीशन होगा, सम फैक्टर, कुछ फैक्टर रिलीज होंगे, और व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटिड से जब क्या बनती है, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये क्रिया हो गई। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। हम लोग इस स्पर्म के स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। ये देखिए एनसीईआरटी में दिया गया है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई चीज़ यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, उसको एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ से देखिए, पहले हम लोग क्या चीज़ें समझ लेते हैं। ये जो लिखा गया है एनसीईआरटी की लाइन जो है, देखिए एनसीईआरटी कितनी अच्छी लिखी है। अभी देखिए आगे हम बताते हैं। लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया गया है। ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, इसमें एक हेड है, एक नेक है, एक क्या है, एक मिडिल पीस है और एक टेल है। तो 4 पार्ट हेड में होते हैं। देखिए मतलब किसमें, स्पर्म में। स्पर्म कंपोज्ड बना होता है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो 4 पार्ट हेड में होते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता भी कि स्पर्म में क्या क्या चीज़ें मिलके बनी होती है। तो हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म के पूरे होल बॉडी पे क्या लगी होती है, एक लगा होता है। ये देखिए क्या लगी होती है, एक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी हुई होती है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलांगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जो पूछता है क्वेश्चन कि स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है, कि पूछता है कि न्यूक्लियस स्पर्म में कहाँ होता है, तो हेड में। ये देखिए न्यूक्लियस कहाँ है, ये पूरा स्पर्म का हेड है, इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम है। फिर ये देखिए एक्रोसोम है, एक्रोसोम आगे लिखा गया है। ये देखिए होल बॉडी ऑफ स्पर्म, स्पर्म हेड कंटेंस हैप्लॉइड न्यूक्लियस होती है। हैप्लॉइड ही न्यूक्लियस होगा क्योंकि ये डिवाइड होके तो स्पर्म बनी है। स्पर्म कैसे बनी है, वहाँ मियोटिक डिवीजन हुआ था तभी तो स्पर्म बना था, तो स्पर्म हैप्लॉइड ही होगा। फिर उसके बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ व्हिच इज कवर्ड बाय द कैप। एंटीरियर पोर्शन मतलब आगे की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है, द एक्रोसोम फील्ड विथ एंजाइम। एक्रोसोम में क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब एंजाइम रहेगा तभी तो लाइसोसोम से एंजाइम, जिसको लेटिक एंजाइम बोल सकते हैं, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम बोल सकते हैं। यही तो गाल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती है एंजाइम। तो ये एक्रोसोम फील्ड एंजाइम दैट हेल्प, और यही एंजाइम तो जाके ओवरी से जब अटैच होते हैं तभी तो फर्टिलाइज, कुछ एंजाइम यहाँ पे, ये स्पर्म कुछ एंजाइम यहाँ पे रिलीज करते हैं। फिर एंजाइम क्या ब्रेक करती है, ये ओवरी के लेयर को ब्रेक करके फिर अंदर जाती है, ओवरी के न्यूक्लियस से मिलेगी। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होंगे, वहाँ पे मिलेगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। फिर 23 क्रोमोसोम ओवम से, 23 क्रोमोसोम स्पर्म से, टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये पूरी क्रिया तभी हो पाती है जब यहाँ क्रोमोसोम में एंजाइम प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम से एंजाइम या लिटिक एंजाइम बोल सकते हैं, वो एंटी फर्टिलाइजिन एंजाइम कुछ होते हैं। ओवम में फर्टिलाइजिन एंजाइम होता है और इसमें एंटी फर्टिलाइजिन। तो ये देखिए दी हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ये एंजाइम हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। किसके फर्टिलाइजेशन में, ओवम को फर्टिलाइज करने में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, द मिडिल पीस पोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। जो ये मिडिल पीस है ना, इस मिडिल पीस में कह रहा है कि न्यूमरस मतलब छोटे छोटे अधिक मात्रा में, न्यूमरस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। लगभग समथिंग में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें समथिंग में मान के चलिए कि 10 से 14 बुक में, तो किसी बुक में लिखा गया था कि 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं व्हिच प्रोड्यूस। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी, और ये एनर्जी मिलेगी तभी तो स्पर्म मूव करता है, तभी तो टेल होती है। टेल से क्या करता है, टेल से मूवमेंट करता है। ये देखिए प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तब स्पर्म मूवमेंट करेगा। मान लीजिए ये इंसिमिनेट हो जाता है वेजाइना में, फीमेल्स के वेजाइना में इंसिमिनेट किया गया स्पर्म। अब वेजाइना से देखिए, ये मैंने यूट्रस बनाया नहीं था, यूट्रस से ये देखिए ये फैलोपियन ट्यूब हो गया,
ये पूरा ये फैलोपियन ट्यूब और ये फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया यूट्रस। यूट्रस का ये सर्विक्स पार्ट मैंने बनाया था और ये वेजाइना, यहाँ से इंसीमिनेट हुआ स्पर्म। अब यहाँ से यहाँ तक इसको आना है तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे मूवमेंट करके स्पर्म आता है, यहाँ पे एम्पुला जंक्शन पे आएगा तो यहीं फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ से ओवरी है, यहाँ से ओवम बनेगा, ओवम यहाँ से आएगा मूवमेंट करके एम्पुला जंक्शन तक, फिर ये आपके यहीं आके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। एक ही ओवम फर्टिलाइजेशन होता है एक बार में, वो अलग प्रक्रिया है। नेक्स्ट में देखिए प्रोड्यूस एनर्जी, मूवमेंट ऑफ टेल, फ्यूचर मोटिलिटी, एसेंशियल फर्टिलाइजेशन, ये हो गया। अब फिर देखिए दी ह्यूमन मेल, अब देखिए ह्यूमन मेल की बात कर रहा है तो मेल की बात कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बता दे रहा हूँ। दी ह्यूमन मेल्स, मेल्स में इजिकुलेट्स अबाउट 200 से 300 मिलियन, ये देखिए मिलियन दे रहा है, मिलियन का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, तो यहाँ तो 200 से 300 मिलियन की बात हो रही ना, काफ़ी संख्या में स्पर्म रिलीज होते हैं। देखिए ह्यूमन मेल इजिकुलेट, ह्यूमन मेल्स एक बार अगर वेजाइना में इजिकुलेट करता है स्पर्म को तो उसमें 200 से 300, कभी कभी तो क्वेश्चन में 200 से 400 देता है तो वो भी सही रहता है, लेकिन एनसीईआरटी से अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन बनेगा तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म ही रहेंगे ऑप्शन में। तो ये आप याद कर लीजिए, 200 से 300 मिलियन स्पर्म ह्यूमन मेल इजिकुलेट करता है ड्यूरिंग एक क्वाइटस, मतलब एक सिंगल क्वाइटस, एक क्वाइटस के दौरान कितना इजिकुलेट करता है स्पर्म एक ह्यूमन फीमेल, वो 200 से 300 मिलियन। यहाँ मिलियन है, ये अच्छे से देख लीजिए, कभी बिलियन दे देता है तो बिलियन मत लगाइएगा, कभी हज़ार में देगा, 200 से 300 हज़ार में देगा, मिलियन में देगा, बिलियन में देगा, ट्रिलियन में दे सकता है या फिर नंबर में डायरेक्ट दे सकता है, तो आप मिलियन याद करिएगा। ये देखिए ड्यूरिंग क्वाइटस व्हिच ऑफ द नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। तो 100% मान लीजिए पूरे स्पर्म है, अब इसमें 100% में 60% जो स्पर्म मूवमेंट करते हैं ना वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। तो ये देखिए 60 शेप एंड साइज ऐसे आपको दिखेगा, 60 ये है ना, 60 शेप एंड साइज, मतलब नॉर्मल 60 कितने होते हैं, शेप एंड साइज कितना होता है, नॉर्मल होता है, 60 से शेप एंड साइज याद करेंगे। फिर उसके बाद एट लीस्ट 40% दैम मस्ट शो विगोरस मूवमेंट। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं एंड फॉर एट लीस्ट, लगभग इस 40% में 60% में 40% जो होते हैं वो शो विगोरस मूवमेंट, विगोरस मतलब स्ट्रांग, मतलब फास्ट मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट कर मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, विगोरस मोटिलिटी रहेगी तभी तो स्पर्म वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये हो गया। अब ये देखिए 60 और 40, 60% शेप एंड साइज बराबर होते हैं और 40% स्पर्म की मोटिलिटी विगोरस होती है, मतलब भयानक होती है, मतलब जो विगोरस मतलब होता है क्या, स्ट्रांग होती है। तो स्पर्म रिलीज फ्रॉम द, ये देखिए मैंने ये सब चीज़ें तो बता ही दी है, जो ये सब चीज़ें लाइन लिखी गई हैं कि स्पर्म रिलीज होता है फ्रॉम कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा, आर ट्रांसपोर्टेड बाई, तो बताया था ना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में तो स्पर्म बन जाते हैं लेकिन फिर रिलीज होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे, एक डक्ट के थ्रू बाहर जाएंगे, तो बाय द एसेसरी डक्ट, वो डक्ट में जाएंगे, फिर डक्ट से सिक्रीशन ऑफ एपिडाइमिस में जाएंगे, वास डिफरेंस में जाएंगे, फिर सेमाइनल वेसाइकल्स में जाएंगे एंड प्रोस्टेट एंड एसेंशियल मैच्योरेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो ये देखिए सेमाइनल वेसाइकल्स एंड प्रोस्टेट एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं स्पर्म के मोटिलिटी के, स्पर्म के मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी में एसेंशियल मतलब लाभदायक होते हैं। अब क्यों लाभदायक होते हैं आगे लिखा गया है, दिस सेमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। अब देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, बल्बोइथरल ग्लैंड जो होता है, काउपर्स ग्लैंड उसी को बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड एक सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करती है। ये देखिए सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करेगा। अब सेमाइनल प्लाज्मा जब मिल जाता है स्पर्म के साथ, जब मिल जाता है तो उसी को सीमन बोलते हैं। तभी तो बेसेक्टोमी जब कराई जाती है, जो स्टरलाइजेशन के कराते हैं बेसेक्टोमी, तो बेसेक्टोमी जब कराई जाती है फर्टिलिटी को बंद करने के लिए, तो स्टरलाइजेशन में क्या किया जाता है, तो वो बेसेक्टोमी को काट के बांध देते हैं, तो उसमें क्या करता है, स्पर्म तो आ ही नहीं पाता है ना,
तो सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा ही सिक्रेट होते हैं, तो स्पर्म नहीं रहता उसमें। सीमन में क्या नहीं रहता, स्पर्म। तो जब प्लाज्मा और स्पर्म मिलेंगे तो सीमन बना लेता है। अब सीमन वजाइना में इजक्यूलेट होता है उसी समय। ये देखिए, द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। ये देखिए अच्छी लाइन लिखी गई है। अब यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन, यहीं से फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन आगे एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन दिया है ना, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जिक्र इसीलिए नहीं कर रही है एनसीईआरटी। आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन पूरा पढ़ेंगे ना। देखिए, द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, जो मेल्स में एक्सेसरी डक्ट हैं, जो ये सब एक्सेसरी डक्ट हैं, एंड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, जो कॉपर्स ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। किसको मेंटेन करती, ये मेंटेन की जाती हैं, ये एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड मेंटेन की जाती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन के द्वारा, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन में एक हार्मोन होता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा ये मेंटेन की जाती हैं। तो मैंने बताया ही था कि एफएसएच और एलएच हार्मोन क्या करती है, तो वही चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। चलिए अब हम लोग ओवम के बारे में देख लेते हैं। oogenesis कैसे होता है, ओवम का फार्मेशन कैसे होता है, ये भी एक बार इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग इसी वीडियो में oogenesis भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे oogenesis के बारे में पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फार्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। मैच्योर फीमेल गैमीट के फार्मेशन को oogenesis बोलते हैं। ओ मीन्स ओवा होता है, जेनेसिस मीन्स फार्मेशन होता है। गैमीट मतलब फीमेल गैमीट के फार्मेशन को क्या बोलते हैं, oogenesis। व्हिच इज मार्केडली, ये देख लीजिए, मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के से एकदम डिफरेंट होता है। oogenesis इज इनिशिएटेड, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद चलती है। प्यूबर्टी जब गेन हो जाती है तब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। लेकिन oogenesis इज इनिशिएटेड, oogenesis कब शुरुआत हो जाती है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, मतलब जब जो गर्भात मतलब माँ के जब यूट्रस में बच्चा रहता है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज रहती है, तभी oogenesis की क्रिया शुरू हो जाती है। तो एम्ब्रियोनिक का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है, और oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम शुरू होता है। तो ये देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमीट। ये देखिए मिलियन ऑफ गैमीट मदर सेल, मतलब मिलियन ऑफ गैमीट फॉर्मेशन होता है, oogonia जिसको बोलते हैं। ये देखिए गैमीट मदर सेल को oogonia बोलते हैं। आर फॉर्म विथ इन ईच फीटल ओवरी, एक फीटस ओवरी के अंदर, एक फीटल ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ गैमीट बनते हैं। और देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है, नो मोर oogonia आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर बर्थ। मतलब बच्चा जब पैदा हो जाता है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर मीन्स बाद में, बर्थ के बाद में कोई भी oogonia नहीं बनती है। जो बनना होता है वो पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाती है, बर्थ के पहले। लेकिन आफ्टर बर्थ के बाद कोई oogonia नहीं बनती है। दीज सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट। ये देखिए जब स्टार्ट डिवीजन इंटर प्रोफेज फर्स्ट में जाएगी ऑफ द मियोटिक डिवीजन के, एंड गेट टेम्पोरली अरेस्ट, और वहाँ पे अरेस्ट मतलब रुक जाती है डिवीजन एट दिस स्टेज प्रोफेज फर्स्ट में, कॉल्ड उसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte, ईच प्राइमरी oocyte, प्रत्येक प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ग्रेनुलोसा सेल। जो प्राइमरी oocyte होती है, मान लीजिए ये प्राइमरी oocyte हो गई, प्राइमरी oocyte एकदम सराउंड किए, मतलब एक ग्रेनुलोसा सेल, मान लीजिए ग्रेनुलोसा सेल सराउंड किया है, तो इसको बीच वाले को लिख सकते हैं प्राइमरी oocyte, ऐसे लिख लीजिए PRIMARY, प्राइमरी oocyte, 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 प्राइमरी oocyte हो गया। अब प्राइमरी oocyte को एक घेरे होता है, मतलब कवर किए रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। लिख सकते हैं आप GRANULOSA, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ये हो गया ग्रेनुलोसा सेल्स। फिर ये देखिए आगे लिखा गया है कुछ, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड देन कॉल्ड, उसी को प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं। अब इस पूरे को प्राइमरी फॉलिकल बोल देंगे, मतलब प्राइमरी oocyte बोल देंगे। ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी oocyte बोल देंगे। तो ये पूरे को प्राइमरी साइकिल बोल सकते हैं या फिर प्राइमरी फॉलिकल बोल सकते हैं। तो प्राइमरी oocyte नहीं बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ये देखिए पूरे को प्राइमरी फॉलिकल आप लिख लीजिए, प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी FOLLICLE, प्राइमरी फॉलिकल हो गया। अब देखिए प्राइमरी फॉलिकल, आगे देखिए प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा,
ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जैसे ही आती है तैसे प्राइमरी फॉलिकल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय ओनली 60,000 से 80,000, यहाँ फ्यू की बात किया था ना, कुछ की बात किया था। तो ये देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि ये लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट, मतलब अधिक नंबर में डीजनरेट हो जाते हैं, और कुछ नंबर में, ये देखिए प्यूबर्टी के समय 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, 2 ओवरी होते हैं, एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल जब बचते हैं तो आगे भी कुछ प्रोसेस होगा ना। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय ए मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो ग्रेनुलोसा सेल से क्या होती है, सराउंडेड होती है। एंड न्यू थीका एंड कॉल सेकेंडरी फॉलिकल, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बना लेगा। तो वहाँ पे लिख लीजिए जहाँ से प्राइमरी फॉलिकल मैंने बनाया था, प्राइमरी फॉलिकल से आप सेकेंडरी फॉलिकल बना लीजिए, सेकेंडरी फॉलिकल बना लीजिए। अब सेकेंडरी फॉलिकल भी अभी कन्वर्ट होगी टर्सरी फॉलिकल में। दीज सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफर्ड इनटू ए टर्सरी फॉलिकल, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल से आप टर्सरी फॉलिकल लिख लीजिए। टर्सरी ऐसे पूरा सीरियल वाइज बनाते आइए, पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। अब टर्सरी फॉलिकल में भी कुछ चीज़ें होती हैं, अभी ये भी चेंज होगा। ये देखिए सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफर हो गई टर्सरी फॉलिकल में, व्हिच कैरेक्टराइज्ड बाय, अब ये टर्सरी फॉलिकल का कुछ कैरेक्टर होते हैं, बाय ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी। एक टर्सरी फॉलिकल, ये मान लीजिए टर्सरी फॉलिकल है, अब इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, एक कैविटी रहती है, इसमें फ्लूइड रहता है, उसको बोलते हैं एंट्रम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी किस में देखने को मिलेगा, ऑप्शन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। तो थर्ड ऑप्शन आप लगाएंगे टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल ऑप्शन में रहेगा। तो टर्सरी फॉलिकल का कैरेक्टर होता है कि इसमें एंट्रम पाया जाता है। एंट्रम क्या होता है, एक कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड फिल्ड मतलब फ्लूइड भरा रहता है। तो ये चीज हो गया। अब देखिए द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना, मतलब जो इनर होती है अंदर की तरफ होती है उसको इंटरना बोलते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसको एक्सटर्ना बोलते हैं। थीका एक्सटर्ना और इनर थीका इंटरना, ये हो गया। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा एवर अटेंशन दैट इज दैट द स्टेज दैट प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte चेंज हो जाते हैं। टर्सरी फॉलिकल में क्या होती है, प्राइमरी oocyte, और ग्रो करती है, साइज एंड कंप्लीट इस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कंप्लीट होगा। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन भी होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बना लेता है। तो आप डायरेक्ट प्राइमरी oocyte से बना, सेकेंडरी प्राइमरी oocyte से क्या बना, प्राइमरी oocyte को घेरे रहता था ग्रेनुलर, मैंने बताया था ना कि ये प्राइमरी oocyte हो गया, फिर इसको घेरता है ग्रेनुला सेल, फिर ग्रेनुला सेल ये पूरे को बना प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है, टर्सरी फॉलिकल में इंटरनम पाए जाते हैं, फिर ये टर्सरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है, और यहीं टर्सरी फॉलिकल जाके टर्सरी फॉलिकल से चेंज होकर ग्रेफियन फॉलिकल भी बना लेता है, मैच्योर फॉलिकल भी बन जाती है। तो ये चीज़ हो जाता है। अब ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब ये देखिए इट इज़ अनइक्वल डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड टिनी, एक छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है। और पोलर बॉडी ये कहते नहीं सूख के छुआरा हो गया, तो छुआरा हो जाता है सूख के, तो ये डीजनरेट हो जाती है, बेकार हो जाती है पोलर बॉडी। नेक्स्ट में आगे चलिए कुछ चीज़ें और देखते हैं। हाँ ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कवर करते हैं। सेकेंडरी oocyte जो होती है वो रिटेन्स करती है बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, इनके अंदर हो जाता है ऑफ द प्राइमरी oocyte। अब देखिए कैन यू थिंक टू एनी, आप सोच सकते हैं एनी एडवांटेज फॉर दिस, इसके क्या एडवांटेज हैं। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी के क्या एडवांटेज हैं। तो फिर फर्स्ट पोलर बॉडी वन आउट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फर्दर डीजनरेट होता है कि नहीं, तो डीजनरेट हो जाती है, यहाँ पे यस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन, ये देखिए ये आप अच्छे से देखिए, वेरी सर्टेन अबाउट दिस दी टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्रेफियन फॉलिकल। मैंने बता दिया था कि टर्सरी फॉलिकल जो होती है वो चेंज हो जाती है ग्रेफियन फॉलिकल में। अब देखिए दी सेकेंडरी oocyte फॉर्म ये न्यू मेम्ब्रेन। अब सेकेंडरी oocyte ये देखिए पूरा यहाँ पे सेकेंडरी oocyte आपको दिखाया गया है। सेकेंडरी oocyte क्या करती है, फॉर्म में न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म करती है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एक लेयर होती है, सराउंडेड करती है, ये पूरे को सराउंड कर लेगी
कि द ग्रेफियन फॉलिकल नाउ रप्चर ऑफ रिलीज ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल बनी हुई है ना, ये देखिए ये टर्सरी पूरा एंट्रम, ये टर्सरी एंट्रम है। तो ये देखिए सेक्शन ओवरी का ये सेक्शन पूरा दिखाया गया है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर करती है तभी तो ये पूरा ओवरी है ना, ओवरी से तो ओवा निकलते हैं। ये देखिए ओवम निकल रहा है। ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होगी तो यहाँ से ओवरी निकलेगा। फिर ये ग्रेफियन फॉलिकल जब बचती है तो ये कार्पस ल्यूटियम बना लेती है। कार्पस ल्यूटियम हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन? हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन सा? जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वो इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइजर इम्प्लांटेशन के लिए जिम्मेदार होता है, प्रेगनेंसी के लिए। तो वो सब आगे हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ तक अभी देखिए ग्रेफियन फॉलिकल द सेकेंडरी oocyte फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडेड द ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर रिलीज सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ हार्मोन भी काम करता ना, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस पर वर्क करता है, तभी तो ये क्या होती है, ब्रेक होती है फॉलिकल जो लेयर होती है ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये चीज हो जाएगा द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ये न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। जब ये ओवम सिक्रेट होता है तो ये देखिए प्रेजेंट बी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में मैंने बता ही दिया। सेकेंडरी oocyte फॉर्म होती है न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडेड द ग्रेफियन फॉलिकल। नाउ रैप्चर रिलीज सेकेंडरी oocyte। ये जो निकलते हैं ओवम ना, सेकेंडरी oocyte ही होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन में क्या निकलता है? ओवम निकलता है। तो ओवम तो निकलता ही है, लेकिन ये क्या होती है? ये सेकेंडरी oocyte होती है। नोट डाउन कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम में जो ओवम निकलता है वो क्या होती है? वो सेकेंडरी oocyte होती है। क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, तो ये सब मैं बता दे रहा हूँ। फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर हुआ, ओवा बाहर आया, सेकेंडरी oocyte बाहर आया, इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंस? हाँ, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया कहाँ पे कब शुरू होता है। अब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का दिया गया है, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे जितने भी आएंगे सब अच्छी टॉपिक हैं, तो कवर करेंगे और क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। तो मैंने बता दिया गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, वो भी बता दिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बताया था ना कि स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था ना कि कहाँ प्रेजेंट होती है, इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के। स्पर्मेटोगोनियम है पोलाइड स्पर्मेटोगोनियम बताया था कि हैप्लॉइड होता है कि पोलाइड होता है, तो वो भी आप देखे ही होंगे। मैंने बताया था कि स्पर्मेटोगोनियम क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। फिर बताया था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है बताइए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है, तो वो भी मैंने बताया था क्या होती है, वो स्पर्मेटोगोनिया ही होती है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो ये डिप्लॉइड होती है ना कि हैप्लॉइड होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की पोलैरिटी क्या होती है, डिप्लॉइड होती है ना, वो तो बताया था। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की पोलैरिटी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है सेकेंडरी, बताइए ना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं SPER SPERMATO स्पर्मेटोCYTE स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड, 2N होती है कि N होती है, ये N नहीं होती है, ये N होती है, डिप्लॉइड नहीं होती है, ये काट दीजिए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो ये चीज़ काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। और फिर मैंने बताया था स्पर्मेटिड जो होती है SPER स्पर्मेटिड जो होती है वो ट्रांसफार होती है, किस में चेंज होती है, स्पर्म में चेंज होती है, स्पर्मेटोजोआ में चेंज होती है, तो ये भी बताया था। अब इस क्रिया को एक चीज़ बोलते हैं, उसको बताइए क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। स्पर्मेटिड ट्रांसफार्म होता है स्पर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं। अब आप अच्छे से देखिए, जब वीडियो अगर नहीं, मान लीजिए आप भूल रहे हैं, नहीं समझ में चीज़ें आ रही हैं, तो उस वीडियो को जाके फिर इसी वीडियो को जाके रिवाइज करें कि जब स्पर्मेटोजोआ में चेंज होती है तो क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो बता दे रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं बता दे रहा हूँ, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, GENESIS स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मिएशन तो बोलते हैं जब सर्टोली सेल जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से डक्ट में जाती है तब बोलते हैं ना। फिर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म कहाँ जाके एम्बेडेड होता है, सर्टोली सेल्स में बताया था ना कि सर्टोली सेल से जाके चिपक जाएगा, तो
तो वो सर्टोली सेल से जाके चिपक जाता है। फिर स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं? स्पर्मिएशन कब बोलते हैं? जब स्पर्म जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? SPER SPERMIATION स्पर्मिएशन बोलते हैं। ये भी तो बताया था मैंने ना। ये सब चीज़ें आप भूल रहे हो तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए। और ये भी बताया था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है। कब रिलीज होता है बॉडी से? तो ये कब रिलीज होता है? ये जब प्यूबर्टी गेन होती है तब रिलीज होता है। किस में रिलीज होता है? ये होता है मेल्स में रिलीज होता है। GnRH तब रिलीज होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी कब लगभग आती है? समथिंग में एज मान के चलिए कि 12 से लेके 18 साल के बीच में प्यूबर्टी गेन हो जाती है, तब ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया शुरू हो जाती है। ये भी बताया था। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है कहाँ से? ये भी बताया था, हाइपोथैलेमस से। ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट किसको करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीज ये करता है, एक्ट करता है। तो ये भी बताया था। फिर ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन किस पे जाके वर्क करता है? लीडिंग सेल पे। लीडिंग सेल क्या करवाता है? एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करवाता है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में चीज़ें आ जाएंगी। और एक बार चलिए हिंदी में भी कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं। हिंदी में देख लीजिए, मैं पढ़ के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। तो अभी यहाँ तक अगर स्टूडेंट वीडियो देख के आए हैं, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे उसको हम नालायक स्टूडेंट बोलेंगे कि अभी तक वो लाइक नहीं किए होंगे, तो आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये 3-4 घंटे पढ़ने के बाद 3 से 4 घंटे पढ़ा हूँ, तब 1 घंटे की वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने में लगभग 5 से 6 घंटे मुझे लगे हैं। तो ऐसे नहीं फालतू में बने हैं, मेहनत कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें प्लीज़ स्टूडेंट, आप सपोर्ट करें चैनल को, नहीं तो फिर इस चैनल से तैयारी ना ही करें। जो स्टूडेंट लाइक किए हैं उनको धन्यवाद, थैंक यू। और चलिए आगे गैमेटोजेनेसिस आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये देखिए गैमेटोजेनेसिस आप अच्छे से कर लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मिएशन क्या होती है, ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये देखिए स्पर्म का स्ट्रक्चर भी है, लीडिंग सेल के बारे में बताया गया है, हेड क्या होती है स्पर्म का, टेल क्या होता है, फिर oogenesis क्या होती है, oogenesis के भी देखिए सब बताया गया है। सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ये सब दिखाए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है, ये फिगर दिखा दिया गया है। oogenesis हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम क्या होते हैं, ओवम का ये देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओवम के स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवम अच्छे से देखेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए एक बार चैनल पे आइए, मेरे चैनल यूट्यूब ओपन करिए, एक बार चैनल पे बता देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कैसे कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है। चैनल पे चलिए, यूट्यूब ओपन करिए। तो चलिए यूट्यूब ओपन कर लीजिए, यहाँ पे मेरे चैनल का नेम सर्च कर लीजिए, सीट इन नीट चैनल। सीट इन नीट चैनल सर्च करेंगे, ये आपको दिखेगा, ओपन होगा। फिर उसके बाद आप इस लोगो पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे मेरे चैनल पे जाएंगे। ये देखिए मेरे चैनल का फ्रंट पेज, ये आपको कवर फोटो दिख जाएगा। और फिर ये देखिए मेरे चैनल पे, मैं अपने चैनल पे 1600 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 1600 वीडियो में आपको कितने 700 वीडियो ही तो रिवाइज करने हैं, 700 प्लस वीडियो रिवाइज करने हैं, 700 वीडियो मान के चलिए। अब ये 700 वीडियो मिलेंगे कहाँ पे? अब ये देखिए चैनल को सपोर्ट भी करें। 52,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं और सब्सक्राइबर 1 लाख जल्दी से कंप्लीट करें, 1 लाख जल्दी से कंप्लीट करें ताकि आपकी हेल्प की जाए और एकदम मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ही मेहनत करूँगा और अच्छे से पढ़ा भी दूंगा। सब कुछ चीज़ें क्लियर करा के और सिलेक्शन भी करा दूंगा। सिलेक्शन कराने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज में कब चलेगा जाएंगे, फिर उसके बाद BSc नर्सिंग में क्या क्या पढ़ना है, आगे जॉब कहाँ करना है, सब कुछ चीज़ें बता दूंगा। क्योंकि मैं आगे चल रहा हूँ, मेरा 4th ईयर अभी कंप्लीट हुआ, जस्ट अभी 2 ही 1 दिन है बाकी है, रिजल्ट आने में बाकी है। रिजल्ट आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर जॉब भी करनी है, गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर प्रिपरेशन करना, तैयारी करना है। तो पूरी ज़िंदगी भर साथ देने की वादा है, क्योंकि नर्सिंग फील्ड में आप भी हैं, मैं भी हूँ, तो हमेशा आपका काम लगेगा। तो चैनल को सपोर्ट करें, ईगो पे ना जाएं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे होम पेज, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट में आप जाके प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज करना है। इसी में 700 प्लस वीडियो आपको दिख जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, जीके इंग्लिश सब दिखेगी। अब इसी प्लेलिस्ट में क्लिक करिए, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे। अब यहाँ देखिए मैं प्लेलिस्ट में सभी वीडियो रिवाइज करना है, इसमें कोई वीडियो छोड़ना नहीं है। मॉडल पेपर 2000, प्लांट फिजियोलॉजी, ये देखिए केमिस्ट्री मॉडल, BSc नर्सिंग सिलेबस, जीके इंग्लिश 8 वीडियो, नर्सिंग एप्टीट्यूड की 14 वीडियो नहीं देखे हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड भी फिनिश कर लीजिए। 10-15 वीडियो और करा देंगे, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। 40 के 40 क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर मत जाएं, बस जितनी वीडियो है सफिशियंट है। प्रीवियस वीडियो रिवाइज करें। और देखिए बायोलॉजी का 174 वीडियो रिवाइज करना है, बायोलॉजी के ये फिनिश करें जल्दी। और केमिस्ट्री और फिजिक्स इसमें बहुत वीडियो हैं, सब खोज के जाके प्लेलिस्ट वाइज रिवाइज करिए। और हर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी, उस वीडियो को कवर करें। तो चलिए बस इतना ही था, करते रहें सब लोग, मौज करते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।